शरद पवार की बात करनी है, अजीत पवार की बात करनी है, ठाकरे ब्रदर्स की बात करनी है। 25 के आखिर में दो सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में दूरियां कम होती दिखाई दी। पवार परिवार में चाचा भतीजे की पार्टी ने लोकल बॉडी इलेक्शन में नगर निगम में ही सही, लेकिन वो साथ तो आए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए अपनी एनसीपी और चाचा की पार्टी एनसीपी शरद गुट के बीच में गठबंधन की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, नगर निगम चुनाव के लिए घड़ी और तुतारी एक साथ हैं। सर, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। विजय जी, ये बताइए, संभावनाओं के दरवाजे कितने खुले हैं? अभी जो चुनाव हो रहे हैं ना, लोकल बॉडीज के चुनाव, उसमें उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी। और लोकल बॉडीज के चुनाव को हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि पहले क्या होता था, पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाई नहीं जाते थे, तो वहाँ सब लोग अपने अपने इलाके के जो भी लोकल लोग होते थे वो सब मिलकर एक साथ लड़ लेते थे। अब ये चुनावों में ये आ गई है और उनको पता है कि उनकी स्थिति शरद पवार और अजीत पवार मिल जाएंगे तो कुछ सीटों पर वहाँ पर आ जाएगा। और लोकल बॉडी के इलेक्शंस में यदि आपकी हिस्सेदारी नहीं हुई, यदि आपकी जीत नहीं हुई, तो आगे के चुनाव भी मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। वो विधानसभा के चुनाव हों, वो लोकसभा के चुनाव हों, तो वो दोनों लोग मिलकर कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये तो हमेशा ही मानना जाता रहा कि, लेकिन शरद पवार जी तो किसी के दुश्मन है ही नहीं, कभी नाराज हुए ही नहीं वो किसी से, और उनसे भी लोग नाराज नहीं होते। कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी मूड हो जाता है, तो वो चाचा भतीजे आ जाएंगे, इसमें मुझे वो नहीं लग रहा। आप तो उनको सोचिए कि जो दोनों भाई भी एक साथ आ गए, जो 20 साल से साथ नहीं थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, वो पूरा परिवार एक साथ आ गया। तो जब जरूरत हो ना, राजनीति में रिश्ते समय और जरूरत के हिसाब से चलते हैं। बाढ़ का पानी जब आता है ना, तो सबको, तो सांप और नेवला दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो वही अभी मैं केवल यहाँ तक सीमित हूँ, अभी तो बाढ़ के पानी के आने तक। आप ये मत देखिए प्रोफेसर साहब, अजीत पवार और शरद पवार साथ में आएंगे, समंदर का पानी कितना उछाल मारेगा। आप सिर्फ ये मत देखिए कि अजीत पवार और शरद पवार साथ आएंगे, वो सिर्फ पूना पिंपरी चिंचवड़ में आए, बाकी जगह अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे बीएमसी और टीएमसी में साथ में आए हैं, बाकी जगह कई जगह 14 जगह अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और शरद पवार कई जगह साथ में लड़ रहे हैं, कई जगह अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां तो गठबंधन शहर के हिसाब से हुआ है। 29 नगर निगम में चुनाव हो रहा है, 29 नगर निगम के हिसाब से गठबंधन 29 तरीके से बने, अलग अलग। आप ये नहीं मान सकते कि पूरे कांग्रेस और बीजेपी सारे 29 में अलग अलग लड़ रही है। कई जगह गठबंधन भी है, शिवसेना कहीं अलग है, कहीं शिवसेना मिलकर लड़ रही है, कहीं मनसे और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, कहीं मनसे और एकनाथ शिंदे मिलकर लड़ रहे हैं, कहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं भाजपा और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं किसी नगर निगम में। तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग गठबंधन बनाए, जहां जिसका ताकत ज्यादा है उसके साथ गठबंधन किया गया है। और ये बहुत ही अलग तरह का, मतलब एक सतरंगी जिसे कहते हैं ना, सभी रंगों का समावेश है। गठबंधन में जितने प्रकार हो सकते हैं उतने प्रकार आपको ये 29 नगर निगम में पार्टी और गठबंधन देखने को मिल रहा है इस बार। आप मतलब कई बार मुझे लगता है कि पार्टी के सपोर्टर्स यूं ही अपना जो है खून जलाते रहते हैं। पार्टी की गठबंधन कहीं भी कभी भी अपनी सुविधा अनुसार हो जाता है। अच्छा, 2026 में 3 और ऐसे राज्य हैं जिस पर बहुत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि असम, केरल और तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले हैं। केरल में जहां बीजेपी लेफ्ट से छिनकर पहली बार तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बनाकर पूरे जोश में है, वहीं राहुल गांधी को देखकर ऐसा लग रहा है वो तीसरी बार भी केरल का विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, जिससे एआईएडीएमके के स्टालिन की चिंता बढ़ गई है। एक्टर विजय के मैदान में उतरने की वजह से वोट बैंक बटा, तो इसका फायदा किसे होगा? बीजेपी को होगा। तो क्या बीजेपी तमिलनाडु जीतने जा रही है? वहीं असम में हिमंता सरकार की लोकप्रियता में इजाफा देखकर फिर से गौरव गोगोई पर हार का खतरा मंडरा रहा है। मैं असम की एक और दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले जल्दी से केरल की बात कर लेते हैं। ये हर्षवर्धन जी, राहुल गांधी के लिए एक और फेलियर होने जा रहा है क्या? देखिए, राहुल गांधी के लिए तो वहां कोई सफलता थी भी नहीं। तमिलनाडु में तो पूरी तरह से जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है वो हावी है। 60 के दशक के बाद से वो मोटा मोटा वही है। और राहुल गांधी वैसे भी इन राज्यों में एक पिछलग्गू की भूमिका में, केरल में जरूर है कि हो सकता है कि उनकी अगुवाई वाला गठजोड़ आगे जाए, लेकिन तमिलनाडु में वो वैसे भी बहुत कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी कितना ऊपर जाएगी और द्रविडियन पॉलिटिक्स कितना नीचे जाएगी, मुझे लगता है 26 ये तय करेगा। और किसी भी एक चक्र होता है, मुझे लगता है वो चक्र पूरा हो रहा है और एंटी हिंदू पॉलिटिक्स को खतरा है। ये वीवी राजेश का एक पोस्ट में देख रही हूँ। केरल पे एक छोटी सी, सर मैं ये एक इंफॉर्मेशन दे दूं सर। द पॉलिटिकल चेंज इन त्रिवनंतपुरम इज द रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ हार्ड वर्क बाय बीजेपी वर्कर्स इन केरल। दिस रिकॉग्निशन इज द न्यू ईयर गिफ्ट गिवन टू केरल बाय मोदी जी। ये प्रधानमंत्री साहब ने जो रिकॉग्निशन लेटर भेजा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केरल के अंदर जो जीत हुई है तिरुवनंतपुरम में, वो एक बहुत बड़ी जीत मानी जानी चाहिए।
लेकिन दूसरी बात, कांग्रेस के लिए अभी जो लोकल बॉडीज़ में जो चुनाव हुए हैं और उसके जीत के आधार पर ये उम्मीद की जा रही है कि केरल के अंदर हो सकता है कि जो वामपंथी घटक है वो उसकी हार हो जाए। लेकिन आप जरा पिछला चुनाव भी देखिए, पिछले चुनाव में भी लोकल बॉडीज में ऐसे ही परिणाम आए थे। और मजेदार बात है कि सरकार बनी तो वामपंथी सरकार बन गई। वहां पर दो एक पैटर्न वहां पर जो दिखाई देता है, एक कि कहीं न क्या ऐसा है, क्या मैं नहीं जानता कि ऐसा है या नहीं, एक लगता है कि जैसे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और वाम दल के बीच में कहीं पिन्यारी विजयन के साथ कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है, जो लोकसभा में तो उनके साथ खड़ा हो जाता है लेकिन विधानसभा में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है। क्या जानबूझ करके हारती है? क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि जिन सीटों पर लोकसभा में वो जीतती है वो विधानसभा में हार जाती है। और ये 2 बार से पैटर्न फॉलो हो रहा है